स्नेहलता, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात आजम के ऑपरेशन बदलापुर की, क्योंकि पहले चाचा शिवपाल नाराज हुए और अब आजम खान नाराज हैं, क्योंकि आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने जो निशाना अखिलेश यादव पर साधा है, उसके बाद सूबे की सियासत गर्म है। क्योंकि ये पहली बार है जब आजम खान के कुनबे से अखिलेश यादव को टारगेट किया जा रहा है। राजनीति के जानकारों की माने तो ये अखिलेश के खिलाफ आजम की बगावत के सुर हैं, क्योंकि बिना आजम के मर्जी के उनके मीडिया प्रभारी एक शब्द भी नहीं कह सकते। और बड़ी बात यह है कि अब तक इस बयान को लेकर आजम की परिवार से कोई सफाई देने भी नहीं आगे आया। तो क्या मान लिया जाए कि आजम खान का अखिलेश के खिलाफ ये बदलापुर है? बागी हुए खान, अखिलेश के सामने तूफान। आजम की अदावत M+Y को तोड़ देगी बगावत। पहले शिवपाल, अब आजम खान, अकेले रह जाएंगे अखिलेश। आजम का ऑपरेशन बदलापुर। हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे राष्ट्रीय को, हमारे चीजों का हमारा नाम नहीं ले सकते। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के 1 महीने बाद समाजवादी पार्टी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से नाराज होने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, क्योंकि पहले चाचा शिवपाल नाराज हुए और अब लगता है अखिलेश से आजम खान का भी मोह भंग हो गया है। क्योंकि जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, वो बात आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने कह दी है। क्या ये मान लिया जाए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि अखिलेश यादव जी आप नहीं जानते कि आजम खान कैसे बना, क्या ये मान लिया जाए? आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान उर्फ शानू ने ये बात रामपुर की उस बैठक में कही जिसमें सपा के कई कद्दावर नेता मौजूद थे। उस बैनर के ध्वज तले कहीं जिसमें सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर लगी हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी इन बातों को कहते हुए फसाहत अली खान ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की उस बात को कोट किया जो योगी ने आजम को लेकर कही थी। देखिए, आजम खान बाहर आए ये तो अखिलेश जी भी नहीं चाहते, क्योंकि अखिलेश जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। वे स्वयं ही नहीं चाहते, उनसे पूछो ना ईमानदारी से क्या है। फसाहत अली खान अखिलेश यादव पर एक नहीं बल्कि कई आरोप लगाए जो सीधे सीधे अखिलेश और आजम के बीच अदावत के संकेत है। पहला आरोप, अखिलेश नहीं चाहते कि आजम जेल से बाहर आए। दूसरा आरोप, एक बार के बाद अखिलेश यादव दोबारा आजम खान से मिलने नहीं गए। तीसरा आरोप, अखिलेश ने आजम खान की आवाज किसी सदन में नहीं उठाई। चौथा आरोप, अखिलेश यादव को हमारे यानी मुसलमानों के कपड़ों से बदबू आती है। पांचवा आरोप, आजम खान ने सपा के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, लेकिन अखिलेश ने बदले में कुछ नहीं दिया। उसका मुकदमे भी किए जाएंगे, उसके घर में कुर्की हो जाएगी, उससे वसूली की जाएगी और आप कहते हैं कि आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। हमने आपको और आपके वाले साहब को चाहिए
राजनीति के जानकारों की माने तो ये अखिलेश यादव के खिलाफ आजम के बगावती सुर है, क्योंकि बिना आजम की मर्जी के उनके मीडिया प्रभारी एक शब्द नहीं कह सकते। क्योंकि अब तक इस बयान को लेकर ना तो आजम खान और ना ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की तरफ से कोई सफाई आई है। तो क्या माना जाए, शिवपाल यादव के बाद अब आजम का दिल भी अखिलेश यादव से भर गया। गौरतलब है, आजम खान 2019 से जेल में बंद है। उन पर सैकड़ों की संख्या में मुकदमे हैं, लेकिन 2022 में मिली हार ने आजम खान के सब्र को तोड़ दिया है। आजम खान के कुनबे को लग रहा है जो संघर्ष उनके लिए अखिलेश यादव को करना चाहिए था वो नहीं किया। यही वजह है आजम खान और अखिलेश यादव के बीच अब अदावत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात और ज्यादा आगे बढ़ी तो अखिलेश यादव के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। आज समाजवादी को समाजवादी बनाने में आजम खान का क्या रोल था और अखिलेश ने उनके साथ क्या रोल किया है, हम तो कहते हैं कि अभी भी वक्त है कि आँख खोलना चाहिए। इंशाल्लाह अगर देखो आने वाली बात होती तो अगर अखिलेश चाहते तो अब तक आ जाते। बस ये जो है ना राजनीति मुद्दे हैं और इसीलिए राजनीति मुद्दों को बना रखा है। अगर जीत रहा होता आजम खान को तो जेल के अंदर बैठे बैठे जीत गए। अगर आज वो खत्म कर दें तो पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म है सारा मामला। हाँ, आजम खान तो देखो रामपुर की जनता जो है पार्टी से नहीं जुड़ी हुई, आजम खान से जुड़ी हुई है। क्योंकि 2022 में समाजवादी पार्टी की सीटें भले ही 111 हो गई हो, लेकिन वोट 32% मिला, जो समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। लेकिन अब इसमें दरार पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि अगर आजम खान सपा का साथ छोड़कर गए तो उनके साथ वो मुस्लिम वोट भी खिसक जाएगा जो इस बार सपा को एकजुट होकर मिला। रामपुर में आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान उर्फ शानू ने जिस तरह से बगावती तेवर दिखाते हुए भरी मीटिंग में अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, उससे लगता है कि आजम खान और उनका परिवार अखिलेश यादव से नाराज चल रहा है। अगर आजम खान जेल से आने के बाद अखिलेश यादव से दूरी बना लेते हैं और समाजवादी पार्टी को बाय बाय कह देते हैं तो इससे अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में समाजवादी गठबंधन को लगभग 34 विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं जो मुस्लिम हैं। और अब मुद्दे की बात यह है कि शिवपाल यादव की तो भाजपा में जाने की चर्चा है, लेकिन आजम किधर जाएंगे, क्योंकि बसपा और कांग्रेस के हालात ठीक नहीं है। ऐसे में हैदराबाद वाले ओवैसी की पार्टी एक बड़ा विकल्प हो सकती है, क्योंकि जो बात आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने अब कही है, वो बात ओवैसी चुनाव के दौरान कई बार दोहरा चुके हैं। समाजवादी के लोग समाजवाद के नाम पर वोट को ले लेते हैं और जब उनको सत्ता मिलती है तो वो अपने परिवारवाद का राज करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग आज अल्पसंख्यक समाज मुसलमान से कहते हैं कि आंख बंद करके वोट दे दो, आंख बंद करके वोट दे दो। मगर यही आपको आंख बंद करके आपने वोट दिया था 2012 में। 5 साल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, क्या उन्होंने वादा नहीं किया था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा? वो वादा कहाँ गया? रामपुर के आजम खान साहब के कार्यालय से उनके जो मीडिया इंचार्ज हैं जनाब फसाद साहब ने कही है कि दरी बिछाएगा अब्दुल, कुर्सी लगाएगा अब्दुल, वोट डालेगा अब्दुल। ये बात कोई नई बात नहीं है, ये बड़ी पुरानी बात है। ये बात हम लोग पहले से पूरे इलेक्शन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बात कही है कि अखिलेश यादव को सिर्फ मुस्लिम वोटों से प्यार है, मुसलमानों से नहीं है। और यकीनन इन लोगों ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया है और सारे लोगों का इस्तेमाल। अभी आपने देखा कि इनके एक MP जनाब डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श साहब ने भी कहा इस बात को कि योगी क्या समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों का खुद काम नहीं कर रही है, बातें नहीं सुन रहे अखिलेश यादव। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या आजम खान ओवैसी के साथ जाने का रिस्क लेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या अखिलेश आजम को रोकने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, या फिर अखिलेश भी चाहते हैं शिवपाल की तरह आजम भी अपनी राह चुन ले
और क्या अखिलेश भी अपने लिए पूरी तरह से फ्री हैंड चाहते हैं? क्योंकि अखिलेश पर एक ठप्पा मुस्लिमों के नेता का भी है, जिसको हथियार बनाकर भाजपा पूरे चुनाव में उन पर हमला करती रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि अखिलेश को मुस्लिमों का वोट तो मिला, लेकिन हिंदुओं का वोट पूरी तरह से भाजपा के पाले में चला गया। और अब अखिलेश नहीं चाहते कि वो किसी एक सीमा में बंद कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात विधान परिषद के उस युद्ध की जिसका परिणाम आने वाला है कल, क्योंकि जिन 27 सीटों के लिए सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, उनमें कौन 21 है कौन 22, फैसला कल हो जाएगा। इसके साथ तय होगा कि उच्च सदन में किसके पास बहुमत होगा, क्योंकि अगर बीजेपी इस लड़ाई को जीतती है तो ये 4 दशक के बाद होगा जब किसी एक पार्टी के पास दोनों सदन में बहुमत होगा। एमएलसी की लड़ाई, फैसले की घड़ी आई। 27 दिखाएंगे रंग, 68 हार जाएंगे जंग। जिस घड़ी का इंतजार पूरे प्रदेश को था, अब उसमें कुछ ही घंटे बचे हैं, क्योंकि विधानसभा के बाद अब सबकी निगाहें विधान परिषद की जंग पर है। उन 27 सीटों पर हैं, जिसके लिए समाजवादी पार्टी और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। और अब बारी उस फैसले की है जिससे तय होगा कि यूपी के उच्च सदन पर किसका दबदबा होगा, क्योंकि 9 सीट पहले से ही भाजपा निर्विरोध जीत चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी 27 सीटें जीतेंगे और लगातार लोगों का समर्थन केवल विकास के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर, गुंडागर्दी से मुक्ति के मुद्दे पर, गरीब कल्याण के मुद्दे पर प्राप्त हो रहा है। और सबसे यही अपील है, और चुनाव होते हैं जिसमें आम जनता मतदान करती है, इसमें तो एक निर्धारित संख्या में मतदाता हैं, कि दल की जगह दिल की सुने और प्रदेश के हित में मतदान करें। आपको बता दें, जिन 27 सीटों के लिए नतीजे आएंगे, उन पर 95 उम्मीदवारों की साख दांव पर है। मतलब 68 उम्मीदवारों का हारना तय माना जा रहा है। लेकिन वो 27 विजेता कौन होंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये नतीजे जहां सीएम योगी के लिए किसी अग्नि परीक्षा की तरह हैं, वहीं अखिलेश यादव के लिए भी ये चुनाव साख का सवाल है, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि जानकारों की माने तो भाजपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि विधान परिषद में जिसकी सत्ता उसकी जीत वाली कहावत रही है। मतलब जब सूबे में मायावती की सरकार थी, तब बसपा का दबदबा था, और जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो सपा का दबदबा था। और अगर इस बार भाजपा चुनाव जीती तो उसके नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा, क्योंकि 40 साल में ये पहली बार होगा जब किसी पार्टी के पास सदन में पूर्ण बहुमत होगा। इससे पहले 1982 में कांग्रेस के पास दोनों सदन में पूर्ण बहुमत था। आपको बता दें, 100 सदस्यों वाली यूपी विधान परिषद में बहुमत का आंकड़ा 51 है। अभी भाजपा के 34 एमएलसी हैं, जबकि सपा के पास 17 सदस्य हैं। वहीं बसपा के पास 4, कांग्रेस का 1, अपना दल एस का 1 ही सदस्य है। इसके अलावा 2 शिक्षक एमएलसी, 2 निर्दलीय और 1 निषाद पार्टी का सदस्य है। 37 पर रिक्त है। इनमें से 36 पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 9 सीटें भाजपा निर्विरोध जीत चुकी हैं, जिससे भाजपा के सदस्यों की संख्या 43 हो गई है। लेकिन पूर्वांचल का बाहुबली कौन बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां लड़ाई त्रिकोणीय है, जिसमें वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रतापगढ़ और जौनपुर की सीट है। यहां कौन जीतेगा, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। शपथ के बाद आज पहली बार सीएम योगी दिल्ली दौरे पर आए और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बीजेपी के दिग्गजों से मुलाकात की। वैसे तो इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में बीजेपी के भविष्य की दशा और दिशा पर मंथन हुआ।
दिल्ली में महामंथन, किसे कमल की कमान। शपथ के बाद पहली बार दिल्ली में सरकार। ये उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने की बुलडोजर शपथ के बाद सीएम योगी का पहला दिल्ली दौरा है। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम की मुलाकात हुई। हालांकि औपचारिक तौर पर इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस महामुलाकात के जरिए यूपी भाजपा के भविष्य की दशा और दिशा तय होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे। इस दौरान यूपी सरकार के कामकाज और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर भी चर्चा की गई। दरअसल यूपी में किसे कमल की कमान मिले, ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में मंथन इसी बात पर चल रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह के बाद किसे ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। 2022 के बाद भाजपा की नजर अब 2024 के चुनाव पर है। 24 के लिए संगठन को और मजबूत करना होगा, जातीय समीकरण को साधने की कोशिश होगी। इस बीच लखनऊ में सरकार ने अपना 100 दिन का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है और सीएम ने मंत्रियों को अपने कामकाज का ब्यौरा साझा करने का निर्देश भी दिया, जिस पर सबसे पहले कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अमल किया। माननीय मोदी जी का सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम सभी प्रदेशवासी निश्चित ही जल प्रबंधन, जल संचयन के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और जल शक्ति मंत्री होने के नाते मैं आप सभी के सहयोग का आकांक्षी रहूंगा। मोदी जी के नए भारत की पहचान हर घर जल से बना सबका जीवन आसान। साफ है, दिल्ली से लखनऊ तक सरकार एक्शन मोड में है, इसलिए कामकाज से लेकर भविष्य में संगठन को मजबूती देने तक दोनों ही मोर्चों पर तैयारी तेज है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, एक तरफ तो महंगाई की मार है तो दूसरी तरफ ये आग का कहर है, क्योंकि आज दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बर्बादी का वो मंजर देखने को मिला जिसने करोड़ों की संपत्ति को खाक कर दिया। ग्रेटर नोएडा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं, ये रिपोर्ट देखिए। शहर शहर आग, करोड़ों की संपत्ति राख। अप्रैल में अग्नि तांडव। ये रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग की तस्वीरें नहीं हैं और ना ही ये बम के बरसते गोले हैं जिसका धुआं आसमान में धुंध बनकर छाया हुआ है। ये गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हिंडन नदी के किनारे झुग्गियों में लगी उस आग की तस्वीरें हैं जिसने चारों तरफ बर्बादी और सिर्फ बर्बादी लिख दी। देखिए, अगर झुग्गियों की बात की जाए तो झुग्गी यहाँ पर काफी सारी थी और यहाँ पर लोग रहते थे, कबाड़ी का काम ये करते हैं। लेकिन इसके पीछे, ठीक पीछे सबसे बड़ी जो बात ये बताई जा रही है कि ठीक पीछे इसके आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो धुएं का गुबार है, जो आग है, वो यहाँ पर जल रही है और पीछे की तरफ यहाँ पर गौशाला, यानी कि गौशाला, और गौशाला में 100 गायें, जो बता रहे हैं जो गौ सेवक हैं वो ये बता रहे हैं कि 100 गायें उनकी गौशाला में मौजूद और उनको इतना भी समय नहीं मिला कि वो उन्हें खोलकर भगा सकते थे। गाजियाबाद की आग ने दर्जनों झुग्गियों का नामो निशान मिटा दिया। सबसे ज्यादा कहर एक गौशाला पर पड़ा है जिसमें दर्जनों गायें आग की चपेट में आकर मर गई। आवाज यहाँ पर सिलेंडर फटने की आ रही है। बात करते हैं, ये बताइए कि आप गौशाला की तरफ गए थे, क्या गाय सुरक्षित हैं या नहीं? जल चुकी हैं सारी, मेरी गायें आग से जल चुकी है। इतना समय भी नहीं मिल पाया कि हम उनको खोलकर भगा सके गायों को। मेरी पूरी गौ माता नष्ट हो चुकी है, मेरी पूरी गौशाला नष्ट हो चुकी है, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया।
इस दौरान एक बड़ा धमाका उस वक्त हुआ जब आग झुग्गियों में लगे सिलेंडर तक पहुंच गई, जिसकी धमक से पूरा इंदिरापुरम इलाका गूंज उठा। गाजियाबाद में लगी इस आग से पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है आग लगी कैसे। वहीं एक आग का तांडव ग्रेटर नोएडा में भी देखने को मिला, जहां सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल आग की चपेट में भीड़ चढ़ गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब तक मौके पर पहुंची तब तक आग भयानक रूप ले चुकी थी। स्थानीय किसान आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सारी कोशिश बेकार हो गई। जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर है, वहीं महंगाई कमर तोड़ रही है। ऐसे में सैकड़ों बीघा फसल आग की भेंट चढ़ जाए तो सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि आग का तांडव सिर्फ गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में देखने को नहीं मिला। महोबा, मथुरा, रामपुर और आगरा में भी दिखा, जहां आगरा में ग्रीन गैस लाइन में आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं मथुरा में कपड़ों की एक दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। रामपुर में NH-24 हाईवे पर दो तेज रफ्तार ट्रकों के बीच जबरदस्त टक्कर से दोनों ट्रक आग के कोले में तब्दील हो गए, जबकि महोबा में वैन गैस रिफिलिंग के दौरान आग की चपेट में आ गई। मतलब एक दिन में लाखों करोड़ों की संपत्ति सुआहा हो गई। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अभी अप्रैल में ये हाल है तो मई और जून में क्या होगा, क्योंकि अभी तो गर्मी शुरू हुई है तो ये हाल है। और तब क्या होगा जब आग आसमान से बरसेगी और तापमान 45-50 के बीच होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।